नमस्ते। हाल ही में मैंने अपने किसी लेक्चर के नीचे एक कमेंट पढ़ा। इसमें नीरज जी ने नीत्शे की फिलॉसफी के बारे में कुछ सवाल पूछे थे, जो मुझे अच्छे लगे क्योंकि ये सवाल आम तौर पर कई लोगों के मन में गूंजते रहते हैं। आज के लेक्चर में मैं उन सवालों का जवाब दूंगा ताकि एक साथ कई लोगों की मदद हो सके। देखिए, मेरी समझ की सीमा है और उस सीमा के भीतर रहते हुए मैं इन सवालों पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले पूछे गए इन सवालों को पढ़ते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये सच नहीं कि नीत्शे ने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी कहा और सिखाया था, उस घड़ी में घोड़े के प्रति दिखाई गई उनकी वो करुणा उनके उन सभी सिद्धांतों के विपरीत जाती थी? उनका अंतिम हाल भी तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि असल में वो सभी सिद्धांत निरर्थक हैं और इंसान को वास्तविक सफलता और ऊंचाई दिलाने में असमर्थ हैं? कि स्वयं उस सिद्धांत का प्रतिपादन करने करने वाला नीत्शे भी उनके बूते चैन से जी नहीं सका, कि वे सिद्धांत भी उन्हें एक दर्दनाक जीवन से नहीं बचा सके। तो क्या इस दृष्टि से नीत्शे का संपूर्ण साहित्य और उनका संपूर्ण दर्शन निष्फल और व्यर्थ नहीं है? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि वे किसी काम के नहीं हैं? ये बहुत सुंदर और गहरे प्रश्न हैं। नीत्शे के जीवन और दर्शन को लेकर अक्सर ऐसी जिज्ञासाएं उठती हैं। आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नीत्शे का जीवन और करुणा का प्रसंग क्या था। फ्रेडरिक नीत्शे के जीवन का वो प्रसिद्ध प्रसंग है जब उन्होंने एक पीटे जा रहे घोड़े को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था। इस प्रसंग की व्याख्या कई तरह से की जाती है। ये घटना उनके मानसिक संतुलन खोने के ठीक पहले की घटना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कुछ लोग मानते हैं कि ये घटना असल में घटी थी, कुछ लोग मानते हैं कि ये कपोल कल्पना है। इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है, द ट्यूरिन हॉर्स, और एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा जा चुका है, व्हेन नीत्शे वेप्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं इसके बारे में। अगर आप मेरे लेक्चर्स लगातार सुनते हैं तो आपको याद होगा कि इन पे मैंने पहले भी चर्चा की है। अब आते हैं उस प्रसंग की तरफ। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि वो प्रसंग असली है या फिर कल्पना है। फिर भी हम उस प्रसंग पे चर्चा करेंगे। ये साफ जाहिर होता है कि जब नीत्शे ने पीटे जा रहे घोड़े को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था, तो एक तरह से अपनी करुणा और दया का ही परिचय दिया था। और ये भी सच है कि नीत्शे ने अपने दर्शन में करुणा यानी कंपैशन और दया यानी पिटी को कभी-कभी इंसान की कमजोरी के रूप में देखा है, खासकर जब वो मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नीत्शे द्वारा दिखाई गई ये करुणा उनके सिद्धांतों के विपरीत थी? देखिए, नीत्शे के दर्शन का एक बड़ा हिस्सा संपूर्ण मानव यानी जिसे सुपरमैन कहते आए हैं हम, और इच्छा शक्ति यानी विल टू पावर, और नैतिकता के पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, इन पे केंद्रित है। वे परंपरागत नैतिकता और दया को चुनौती देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे करुणा को पूरी तरह नकारते हैं। नीत्शे केवल उस करुणा का विरोध करते हैं जो व्यक्ति को कमजोर बना दे, या फिर वो करुणा जो केवल सामाजिक दबावों के अंतर्गत आ करके मनुष्य द्वारा दिखाई जाती है। घोड़े के प्रति जो करुणा उन्होंने दिखाई है वो एक मानवीय क्षण है। ये उनकी फिलॉसफी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उनकी फिलॉसफी के एक और पहलू को उजागर करता है कि मनुष्य में संवेदना और विरोधाभास दोनों होते हैं। नीत्शे का दर्शन एक कठोर दर्शन या फिर एक रेखीय लीनियर किस्म का दर्शन नहीं है, उसमें जटिलता भी है और आत्म संघर्ष भी है। हमें दोनों तरह की करुणा के बारीक अंतर को समझना होगा। एक वो करुणा है जो इंसान को कमजोर बना देती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती। तो दूसरी वो करुणा है जो इंसान को इंसान बनाए रखने में मदद करती है।
और इस अंतर को समझने के लिए, दोनों तरह की करुणाओं के अंतर को समझने के लिए हमें अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। नीत्शे की फिलॉसफी हमारे विवेक को जागृत करती है, बशर्ते उसे सही तरह से पढ़ा, जाना और समझा जाए। तो सवाल का जवाब ये हुआ कि नीत्शे ने जब घोड़े के प्रति करुणा और दया व्यक्त की, तो पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अरे, ये तो उनकी फिलॉसफी के उलट हो गया है। लेकिन नहीं, आप नीत्शे को ध्यान से पढ़ें। नीत्शे कोई पत्थर दिल तो नहीं है, वो बहुत ही संवेदनशील इंसान है और करुणा को एक वैल्यू के रूप में रीवैल्यू भी करते हैं और एक अनुभूति के रूप में उसे पुनर्परिभाषित भी करते हैं। इसलिए उनकी करुणा उनकी फिलॉसफी के उलट नहीं है। आप नीत्शे पर दिए मेरे पुराने लेक्चर्स को सुनिए, जिसमें मैंने नीत्शे की फिलॉसफी में आए जानवरों के बारे में बात की है। आप उसमें देखिए, नीत्शे जानवरों के प्रति कितनी करुणा से भरे हुए हैं। तो करुणा और नीत्शे, रहमदिली और नीत्शे, ये सब कोई अपोजिट पोल्स नहीं है, बल्कि नीत्शे के ही पहलू हैं। फिर ये सवाल आया कि क्या नीत्शे का दुखद अंत उनके दर्शन की असफलता है? क्या किसी विचारक का दुखी होना उसके विचारों की असफलता है? नहीं, जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है, लेकिन एक दिन खुद बीमार पड़ जाता है। क्या इसका ये मतलब है कि उसकी दवाएं या फिर उसका इलाज बेकार हैं, कि वो खुद बीमार पड़ गया? नहीं। इसी तरह नीत्शे के विचारों को उनके निजी जीवन से जोड़ के देखना सही नहीं है। कई बार जिन लोगों ने दुनिया को बड़े विचार दिए, उनका खुद का जीवन संघर्षों से भरा रहा। और ऐसा हो सकता है, कई लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोगों को उनका अंतिम जीवन, अंतिम हाल उनका अच्छा नहीं होता, पर उससे उनका जीवन, उनका काम व्यर्थ नहीं हो जाता। एक कवि है, फर्ज कीजिए, प्रेम पर बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, लेकिन जीवन में उसको प्रेम कभी मिल ही नहीं पाया। तो क्या उसका लिखा हुआ व्यर्थ है? नहीं। अहिंसा की बात करने वाले गांधी जी की मृत्यु हिंसा के कारण हुई, तो क्या अहिंसा की उनकी सारी बातें व्यर्थ हो गई? नहीं, नहीं। आप आप देखिए, नीत्शे से, गांधी जी से या तमाम ऐसे ऐतिहासिक लोगों से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। ये आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, पर उन्हें व्यर्थ कहना मेरी नज़र में उचित नहीं होगा। वैसे भी कला, साहित्य, फिलॉसफी आदि क्षेत्रों को हमें थोड़ी परिपक्वता के साथ देखना चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि नीत्शे के विचारों का असली मकसद क्या था? इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नीत्शे का मकसद लोगों को खुश इंसान बनाना या सफल इंसान बनाना नहीं था। नीत्शे फिलोसोफर थे, सेल्फ हेल्प की किताब लिखने वाले कोई मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल राइटर नहीं थे। इसलिए अगर आप ये सोचें कि नीत्शे तो इंसान को वास्तविक सफलता और वास्तविक ऊंचाई दिलाने में असमर्थ हैं, तो ये आपकी सोच है। नीत्शे ने अपनी फिलॉसफी आपको सफल बनाने के लिए या आपको ऊंचाई दिलाने के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि वो चाहते थे कि इंसान सोचे, सवाल करे और अपना रास्ता खुद बनाए। हर एक का रास्ता अलग होता है, वैल्यूज के साथ, सोसाइटी के दबावों के साथ। हर इंसान अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ता है। नीत्शे का असली मकसद था लोगों को अपनी ताकत और आज़ादी को पहचानने के लिए इंस्पायर करना। वे चाहते थे कि इंसान पुराने नियमों और डर से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को खुद तराशे। उनका मानना था कि सच्चा इंसान अपनी इच्छाओं और अपने मूल्यों को खुद बनाता है। फिर ये सवाल आया कि क्या नीत्शे के सिद्धांत किसी काम के नहीं हैं? ऐसा नहीं है। नीत्शे के विचारों ने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि पुराने नियम, कानून या परंपराएं हमेशा सही नहीं होती। उन्होंने बताया कि हर इंसान को अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना चाहिए। उनके विचारों ने साहित्य, कला, मनोविज्ञान जैसे कई क्षेत्रों को नया रास्ता दिखाया।
उनके विचारों ने क्या क्या किया है, इसकी लिस्ट अनंत है। अब देखिए, ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि खुद नीत्शे को चैन क्यों नहीं मिला, बेचैन क्यों रहे वो। देखिए, कई बार जो लोग बहुत गहराई से सोचते हैं वो खुद अपने विचारों के बोझ से परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक दिन रात नई खोज में लगा रहता है, तो दूसरी तरफ उसकी निजी जिंदगी में मुश्किलें भी आ सकती हैं, वो बेचैन भी रह सकता है। नीत्शे बहुत संवेदनशील, बहुत अकेलेपन के शिकार भी थे, इसलिए उन्हें मानसिक परेशानियां हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके विचार बेकार हैं, बल्कि वे इतने आगे की सोच रखते थे कि बाकी दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई। ये कहना कि किसी दार्शनिक का निजी जीवन उसके दर्शन की सफलता या फिर असफलता का प्रमाण है, ऐसा कहना थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा। इतिहास में कई महान विचारकों जैसे वैन गॉग या फिर काफ्का, इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी रचनाएं, उनके विचार अमर हैं। नीत्शे का जो मानसिक संतुलन बिगड़ा, उनके विचारों की असफलता नहीं है ये, बल्कि उस गहन संवेदनशीलता और बौद्धिक तनाव का परिणाम था ये, जिसमें वो लगातार जी रहे थे। वे अपने समय से बहुत आगे थे। नीत्शे की सोच, नीत्शे का अकेलापन और समाज के साथ नीत्शे का टकराव, सब मिलकर नीत्शे के जीवन को कठिन बना देते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या नीत्शे का दर्शन, नीत्शे की फिलॉसफी व्यर्थ है? फिर से कहूंगा कि नीत्शे के विचारों ने 20वीं सदी के दर्शन में, साहित्य में, मनोविज्ञान में, कला में, हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। उनके गैर परंपरागत विचारों ने आधुनिकता को एक नई दृष्टि दी। नीत्शे के बाद काफ्का आए, अल्बेयर कामू आए, जियां पॉल सार्त्र आए, सैमुअल बेकेट आए, थॉमस बर्नहार्ट आए, थॉमस मॉन आए, हरमन हेसे आए। ये सब नाम तो जो मैं गिना रहा हूं, ये बड़े फेमस फेमस नाम हैं, और भी न जाने कितने नाम हैं जो नीत्शे के दर्शन से प्रभावित रहे। तो देखिए, एक ऐसा फिलोसोफर जिसके इतने सारे वंशज हों, इतने सारे वारिस हों, इतने डिसेंडेंट्स हों जिसके, उसकी फिलॉसफी व्यर्थ कैसे हो सकती? नहीं, नीत्शे का दर्शन व्यर्थ नहीं है। हमें ये याद रखना होगा कि नीत्शे के दर्शन का उद्देश्य सफलता दिलाना या चैन दिलाना नहीं था, बल्कि मनुष्य को अपने भीतर झांकने, अपने मूल्यों को परखने और खुद को गढ़ने की चुनौती देना था। उनका साहित्य, उनका दर्शन हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में विरोधाभास, पीड़ा, असफलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी कि उपलब्धियां। नीत्शे हमें सवाल करना सिखाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। मुझे ऐसा लगता है कि नीत्शे को हमें एक फिलोसोफर, एक पोएट, एक लिटरेरी राइटर की तरह पढ़ना चाहिए, बजाय कि सफलता दिलाने वाले, चैन दिलाने वाले, सेल्फ हेल्प वाले मोटिवेशनल राइटर की तरह पढ़ने के। अगर हम उन्हें उस तरह से पढ़ेंगे तो हम उनके थोड़ा और करीब पहुंच सकेंगे। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नीत्शे को जानने के क्रम में आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, आपके सवालों में जिज्ञासा है और जिज्ञासा की गहराई है। नीत्शे को पढ़ करके, नीत्शे के बारे में सुन के, तो ये भी नीत्शे के दर्शन का असली उद्देश्य है, सवाल करना, खुद से टकराना और नए अर्थ खोजना। फिर से कहूंगा कि नीत्शे सवाल करना सिखाते हैं, इसीलिए अगर नीत्शे को पढ़ते हुए जब जब आपके मन में सवाल आएंगे, तब तब नीत्शे के दर्शन की सार्थकता सिद्ध होगी। तब तब हमें एहसास होगा कि नीत्शे का दर्शन व्यर्थ नहीं गया, सवालों का एक पूरा ट्रेडिशन छोड़ के गया हुआ है। यानी नीत्शे को सुनते हुए, नीत्शे के बारे में सुनते हुए, नीत्शे को पढ़ते हुए अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीत्शे का दर्शन व्यर्थ है, तो ये सवाल उठना ही अपने आप में नीत्शे की सार्थकता को दिखा देता है, क्योंकि नीत्शे सफलता की नहीं,
सवालों की परंपरा खड़े करने वाले फिलोसोफर हैं। देखिए, मैं नीत्शे का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन नीत्शे का स्टूडेंट ज़रूर हूँ। बस उन्हें समझने की थोड़ी कोशिश करता रहता हूँ। तो मैंने ये जो सारी बातें कही हैं, अपनी समझ की सीमा के भीतर रहते हुए कही हैं। अगर आपको सही लगती हैं तो ठीक है, ना सही लगती हों तो जाने दीजिएगा, मेरे समझने की लिमिटेशंस हैं। मेरी समझ के हिसाब से 4-5 ज़रूरी बातें अंत में कह देता हूँ मैं। नीत्शे के सिद्धांत इसलिए बेकार नहीं है कि वे खुद दुखी रहे थे। नीत्शे के विचारों ने दुनिया को सोचने का नया नजरिया दिया था। नीत्शे का मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना और अपने रास्ते पे चलना था। और हाँ, कई बार बड़े विचारकों का जीवन कठिन होता है, लेकिन उनके विचार लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसलिए नीत्शे के दर्शन को उनके दुख से नहीं, बल्कि उनके विचारों की गहराई से समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। नीत्शे, दोस्तोयेवस्की, सार्त्र, कामू, काफ्का, फिलॉसफी, लिटरेचर, इनके बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर वो सवाल मेरी समझ में आएगा तो मैं उस पर चर्चा करने की कोशिश जरूर करूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। मेरे काम के बारे में आपको वहां पर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक नमस्ते।